सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। सबसे पहले आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ है। देश भर के होटल्स, रेस्टोरेंट, सड़कें और बाजार, हर जगह आपको लोग नए साल का स्वागत करते हुए दिखाई देंगे, जश्न में डूबे हुए दिखाई देंगे। आज हम नए साल पर आपको कुछ नई जानकारियां देंगे। क्या आप जानते हैं कि नया साल 1 जनवरी को ही क्यों शुरू होता है? क्या आप ये जानते हैं कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर का ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है और ये ईसाई देशों का कैलेंडर है? क्या आप जानते हैं कि हिंदू नव वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर से अलग होता है? और क्या आपको याद है कि हिंदू नव वर्ष हमारे देश में कब शुरू होता है? आप में से कितने लोगों ने हिंदू नव वर्ष को भी वैसे ही धूमधाम से मनाया जैसे आप हैप्पी न्यू ईयर कहकर इस नव वर्ष को मना रहे हैं? इसके बाद आपको ईरान की महंगाई दिखाएंगे, जहां $1 की कीमत करीब 12.5 लाख रियाल के आसपास पहुंच गई है और वहां महंगाई दर लगभग 48% है। अब ईरान में इस महंगाई के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और आखिर में हम आपको आलोका नाम के एक भारतीय कुत्ते की कहानी सुनाएंगे, जो इस समय अमेरिका में बौद्ध भिक्षुओं के साथ 3700 किलोमीटर की एक शांति यात्रा पर निकला है। और यह भारतीय कुत्ता अब वहां अहिंसा और शांति का एक नया प्रतीक बन गया है। आज नए वर्ष में वर्ष 2026 का ये डिकोड का पहला एपिसोड है, इसलिए एक बिल्कुल नए सिरे से मैं आपका दोबारा से डिकोड में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो वर्ष है 2026 का, ये हमारे लिए, आपके लिए, हमारे इस परिवार के लिए बहुत शुभ रहेगा। इस वर्ष हमारे और आपके बीच का जो रिश्ता है ये और मजबूत होगा और हम ऐसे ही साल दर साल एक दूसरे के साथ खबरों के इस सफर को ऐसे ही पूरा करते रहेंगे। आज 1 जनवरी है और आज से ही वर्ष 2026 की शुरुआत हुई है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि 1 जनवरी को ही पूरी दुनिया में नया साल क्यों मनाया जाता है? 1 जनवरी को ही नया साल शुरू क्यों होता है? असल में यह परंपरा रोमन साम्राज्य से आई है और वर्ष 45 ईसा पूर्व यानी आज से 2070 साल पहले रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर की शुरुआत की थी। जूलियन कैलेंडर इसलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि यह जूलियस सीजर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इस कैलेंडर में पहला महीना जो रखा गया था उसका नाम था जनवरी और यह नाम रोमन गॉड जेनस से आया। माना जाता था कि जेनस के 2 चेहरे हैं, एक चेहरा अतीत की तरफ देखता है और दूसरा भविष्य की तरफ, और इसीलिए जेनस को परिवर्तन का प्रतीक माना जाता था, जहां पुराना साल खत्म होता था और नए साल की शुरुआत होती थी। जूलियन कैलेंडर में वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी से होती थी और प्राचीन काल और मध्य काल में कई अलग अलग तारीखों को नव वर्ष मनाने की परंपरा रही और कई लोग धार्मिक वजहों से 1 मार्च या फिर 25 मार्च को भी नया साल मनाते थे। ईसाई धर्म में यह भी कहा जाता है कि 25 मार्च को ही सृष्टि की रचना हुई थी, यानी इतिहास में नए साल की जो तारीख है ये समय समय पर बदलती रही है। वर्ष 1582 में पोप ग्रेगोरी द 13th ने एक नए कैलेंडर की शुरुआत की और उन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया। पोप दुनिया भर के कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु और इटली की राजधानी रोम के बिशप माने जाते हैं, बिशप होते हैं। और ग्रेगोरियन कैलेंडर में जूलियन कैलेंडर की गलतियों को सुधारा गया, यानी जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर अलग है। जूलियन कैलेंडर में हर साल
11 मिनट की एक गड़बड़ी पाई गई और इस गलती को इटली के एक खगोल शास्त्री और जर्मनी के एक गणितज्ञ की मदद से ठीक किया गया और फिर एक नए तरीके से लीप ईयर की गणना की गई और इस कैलेंडर में 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत की गई। शुरुआत में कई देशों ने इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को ईसाई धर्म के खिलाफ माना और रशिया ने तो इस कैलेंडर की उत्पत्ति के 336 वर्षों के बाद इसे अपनाया और बाद में धीरे धीरे पूरी दुनिया इसी कैलेंडर का इस्तेमाल करने लगी और आज भी इस्तेमाल कर रही है। वर्ष 1752 में ब्रिटेन ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया और अपने उपनिवेशों में, यानी वो तमाम देश जो ब्रिटेन के गुलाम देश थे, वहां पर भी उन्होंने इसी कैलेंडर को लागू कर दिया। यानी ब्रिटेन का जो एम्पायर था, शासन था पूरी दुनिया में, हर जगह पर एक ही कैलेंडर लागू किया गया और वो ये कैलेंडर था। इससे पहले ब्रिटेन के शासन में वहां पर जूलियन कैलेंडर चलता था जिसमें नया वर्ष 25 मार्च से शुरू होता था और साल 1752 से नए वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी से होने लगी। इस बदलाव के तहत कैलेंडर से 11 दिन हटा दिए गए और ब्रिटिश सरकार ने इसे कैलेंडर एक्ट 1750 के जरिए लागू किया, यानी बाकायदा एक एक्ट लाया गया। शुरुआत में इस फैसले से लोगों में काफी गुस्सा था और उन्हें लगा कि साल के 11 दिन उनसे छीन लिए गए हैं, लेकिन बाद में यूरोप के ज्यादातर देशों ने भी इसी कैलेंडर को अपना लिया और वर्ष 1947 में हमारा देश ब्रिटेन से आजाद तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही इस्तेमाल चलता रहा और आज भी हमारे देश में ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही इस्तेमाल होता है। तो आज जो आप नया साल मना रहे हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया साल है जिसमें 1 जनवरी से नया साल शुरू होता है और इसीलिए आज पूरा देश और पूरी दुनिया एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रही है। अब देखिए, भारत में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब होती है? आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि सनातन धर्म में मुख्य रूप से 2 कैलेंडर्स हैं। पहला शक संवत, जिसकी शुरुआत वर्ष 78 यानी लगभग 1950 वर्ष पहले हुई थी। यह कैलेंडर सूर्य की गणना पर आधारित है और भारत सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों में इसका इस्तेमाल भी होता है और यह कैलेंडर जो है ये दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित है। इस साल 22 मार्च को शक संवत के नए साल की शुरुआत होगी और वर्ष 1948 की शुरुआत होगी। तो बड़ी बात यह है कि इस कैलेंडर के हिसाब से हमारा जो नया साल आएगा, नव वर्ष, वो आएगा 22 मार्च को और 22 मार्च को इस कैलेंडर के हिसाब से वर्ष जो शुरू होगा वो 1948 का वर्ष शुरू होगा। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2026 है, उसी प्रकार से हमारा जो कैलेंडर है उसके हिसाब से वर्ष 1948 की शुरुआत होगी। दूसरा जो हिंदू कैलेंडर है वो है विक्रम संवत। इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व यानी 2082 वर्ष पहले हुई थी। यह कैलेंडर सूर्य, चंद्रमा, प्रकृति और ऋतुओं यानी मौसम पर आधारित है और ये उत्तर भारत के हिसाब से जो कैलेंडर है, हिंदू धर्म के हिसाब से जो कैलेंडर है, हिंदू धर्म का नया वर्ष सनातन के हिसाब से नया वर्ष कब मनाया था और क्या वो भी आपने इतनी ही धूमधाम से मनाया था जितनी धूमधाम से आज आप नया साल मना रहे हैं? तो पूरा देश आज कैसे नया साल मना रहा है, अब आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में नया साल मनाने के लिए आज हजारों की संख्या में लोग इंडिया गेट पहुंच गए और इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे कि इंडिया गेट के आसपास हर सड़क पर ट्रैफिक जैम लग गया। आप शाम 5 बजे के इस दिल्ली ट्रैफिक मैप को देखिए जिसमें इंडिया गेट के आसपास की हर सड़क पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। ये जो लाल रंग आप देख रहे हैं, ये वो लाल रंग है जो दिखाता है कि ये सारी सड़कें इस समय जैम है। तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं एक गोलाकार सड़क, ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट पूरी तरीके से ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है और उसके आसपास की जो सारी सड़कें हैं वो भी ट्रैफिक जैम में बिल्कुल फंस चुकी हैं। सिर्फ इंडिया गेट ही नहीं, लाल किले के आसपास, कुतुब मीनार के आसपास भी लोगों की बहुत भारी भीड़ देखी गई और आज दिल्ली में पूरे दिन इस प्रकार का ट्रैफिक जैम देखा गया। आज देश भर के मंदिरों में भी बहुत भीड़ रही, जैसे अयोध्या के राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर में,
मथुरा का बांके बिहारी मंदिर और वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर। ये बदलाव पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में आया है, जिसमें हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने नए साल की शुरुआत अब मंदिरों में दर्शन से करते हैं। तो हमारे देश में भी दो प्रकार के अब लोग हैं। एक वो जो पार्टी और संगीत के साथ शुरुआत करते हैं, और दूसरे वो जो मंदिर जाकर नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। तो मंदिरों में जबरदस्त भीड़ देखी गई। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। दो तस्वीरों में हमारे देश की आम जनता और देश के जवान नए साल के जश्न का यह अंतर जरा समझिए आप। पहली तस्वीर देश के अलग अलग शहरों की है, जहां रोशनी है, आतिशबाजी है, लोग पार्टी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर में 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पीर पंजाल रेंज की है, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। वहां का तापमान -7 डिग्री तक पहुंच चुका है और यहां पर भारतीय सेना की रोमियो फोर्स लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चला रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस समय जम्मू क्षेत्र में 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकवादी मौजूद हैं, जो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में छिपने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही आतंकवादियों को खत्म करने के लिए हमारी सेना के ये जवान बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों पर, चोटियों पर ये सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कश्मीर में 31 जनवरी तक भारी बर्फबारी होती है और पहाड़ी रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, झीलें और नदियां जम जाती हैं। लेकिन न तो सेना का ऑपरेशन रुका और ना ही यहां पर निगरानी कम हुई। आज हम इन जांबाज सैनिकों को सलाम करते हैं और आपको भी ये बात का एहसास होना चाहिए कि आप जो जश्न मना रहे हैं, हमारे देश के जितने लोग इस समय जश्न में डूबे हुए हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ, ये जश्न आप इन जवानों की वजह से ही मना पा रहे हैं। ये जवान जब अपनी जान खतरे में डालकर आपको जो सुरक्षा देते हैं, उस सुरक्षा के बीच आप जश्न मनाते हैं। इनकी वजह से ही हम सब नए साल का जश्न एक बहुत ही सुरक्षित माहौल में मनाते हैं। आज वर्ष 2026 का पहला दिन है और आप जानते हैं, आज मैं सुबह के अखबार पढ़ रहा था। सारे अखबारों में यही लिखा था कि पहले दिन आप कौन कौन से रेजोल्यूशंस अपनाएंगे, आज आप क्या तय करेंगे कि नया साल आपका कैसा होना चाहिए। और आपने भी देखा होगा, हर साल जब नया वर्ष शुरू होता है तो हम बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इस साल हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे, अपने जीवन में कुछ नए बदलाव लेकर आएंगे, और फिर धीरे 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 वो रेजोल्यूशंस भी टूटने लगते हैं। कोई रेजोल्यूशन 1 हफ्ते चलता है, कोई 15 दिन चलता है, कोई 1 महीना चलता है, और धीरे धीरे फिर हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे हम पिछले साल में थे। लेकिन तो भी आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आप खुद को बेहतर बनाने के लिए इस साल कौन कौन से संकल्प ले सकते हैं। जो संकल्प बहुत मुश्किल नहीं है, काफी आसान है। पहला, सबसे पहले आप अपना मोबाइल फोन का स्क्रीन टाइम कम कीजिए। खुद को डिजिटल दुनिया से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके असली दुनिया से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और इसे असली दुनिया से कनेक्ट करने का साल मनाइए। अपने दोस्तों से इमोजी के जरिए नहीं, आमने सामने बैठकर, उनका चेहरा देखकर, आंखों में आंखें डालकर बातें करनी शुरू कीजिए, उनके साथ मिलना शुरू कीजिए। इस साल ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन रिश्तों को प्राथमिकता दीजिए। अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए, क्योंकि मुश्किल समय में आपके साथ सिर्फ आपका परिवार और आपके सच्चे दोस्त ही खड़े होंगे। सोशल मीडिया पर आपको लाइक और रीपोस्ट करने वाले आपके फॉलोअर्स आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया पर आपके फ्रेंड्स और फॉलोअर्स सिर्फ एक संख्या है जिसे देखकर आप खुश हो सकते हैं। ये संख्या आपके प्रचार में, आपको थोड़ा बहुत लोकप्रिय बनाने में जरूर काम आ सकती है, लेकिन ये संख्या आपकी सच्ची दोस्त कभी नहीं बन सकती। इसके बाद आप एआई पर अपनी निर्भरता कम कीजिए, ताकि आपके सोचने और समझने की क्षमता
बनी रहे और लगातार बढ़ती रहे। बहुत सारे लोगों ने अब एआई का इतना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है क्योंकि उनकी अपने दिमाग की जो क्षमता है वो धीरे धीरे अब कमजोर होने लगी है। एक जमाना था जब हमें अपने दोस्तों के फोन नंबर याद रहते थे, एक जमाना था जब हमें अपना फोन नंबर भी याद रहता था, बहुत सारी चीजें हमें याद रहती थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से, आपके स्मार्टफोन की वजह से, इंटरनेट की वजह से, सर्च इंजन की वजह से और एआई की वजह से अब सारा काम आपने आउटसोर्स कर दिया है और दिमाग को कुछ सोचने की, याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिसकी वजह से धीरे 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 आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत कम कर दिया है। दूसरी बात यह है कि लिखने पढ़ने की आदत दोबारा से डालिए, इसे छोड़िए मत। इससे पहले कि आप अपना हस्ताक्षर करना भी भूल जाएं, पेन से लिखते रहिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे देश के जो बच्चे हैं वो लिखना भी भूल जाएंगे और हस्ताक्षर करना भी भूल जाएंगे। ये जो साल है ये वेट लॉस का साल होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि वेट लॉस के लिए किसी दवा का शॉर्टकट फॉर्मूला अपनाने की बजाय खुद पर मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। अपनी जिंदगी से पैकेज्ड फूड को अलविदा कहिए, घर पर खाना बनाने की आदत फिर से डालिए, घर का बना हुआ खाना खाने की आदत फिर से डालिए। अगला रेजोल्यूशन जो आप ले सकते हैं वो ये कि कैमरे की फिल्टर वाली सुंदरता के बदले आप अपने मानसिक और अंदर की खूबसूरती को निखारिए। जो प्राकृतिक खूबसूरती है उसमें विश्वास कीजिए। कैमरे का फिल्टर इस्तेमाल करके दुनिया को अपनी खूबसूरती दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद इस साल कोई नया स्किल जरूर सीखिए, क्योंकि अब डिग्री नहीं बल्कि स्किल का समय है, हुनर का समय है। अपने पसंदीदा काम, अपने शौक के लिए हर दिन कम से कम 10 मिनट जरूर निकालें। स्मार्टफोन और अलग अलग ऐप्स के साथ नहीं बल्कि प्रकृति और अपने साथ समय बिताएं इस साल। इससे आपका तनाव कम होगा, आपका स्वास्थ्य और आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। आप हर साल अपना मोबाइल फोन बदल देते हैं, लेटेस्ट मोबाइल फोन लेते हैं, उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, लेकिन ईमानदारी से सोचिए कि आपने आखिरी बार अपने मानसिक सॉफ्टवेयर को कब अपग्रेड किया था। यह साल बदल गया। इस साल स्मार्टफोन के नए मॉडल आएंगे, इस साल गाड़ियों के नए मॉडल आएंगे, सब कुछ अपग्रेड होकर आएगा। लेकिन इस साल जो आपका रूप है, क्या यह भी पिछले साल के मुकाबले अपग्रेड होकर आएगा? क्या आप भी अपग्रेड हो रहे हैं या सिर्फ अपग्रेडेड गाड़ियां खरीदेंगे, अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, अपग्रेडेड स्मार्टफोन खरीदेंगे, लेकिन आप वैसे के वैसे ही रहेंगे? इसलिए इस साल आपको अपने आप को भी अपग्रेड करना होगा। अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कीजिए। और आखिर में इन बदलावों को कल पर कभी मत टालिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। इसलिए खुद को बदलने की शुरुआत आज से कीजिए, अभी से कीजिए, और जैसे ही डिकोड खत्म हो आज, उसी समय से अपने जीवन में बदलावों की शुरुआत कर दीजिए। आज जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी और दुनिया भर में आतिशबाजी की जा रही थी, दुनिया भर के लोग पार्टी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उसी समय एक बुरी खबर भी आई। उसी समय रात 1:30 बजे स्विट्जरलैंड के एक बहुत ही मशहूर और महंगे स्की रिजॉर्ट के बार में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इसमें आग लग गई। वहां की पुलिस के मुताबिक नए साल के सेलिब्रेशन के दौरान हुए इस धमाके में लगभग 40 लोग मारे गए हैं और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। ज्यादातर घायलों की हालत काफी गंभीर है और इस स्की रिजॉर्ट का नाम है क्रैंस मोंटाना। और 31 दिसंबर की रात इस स्की रिजॉर्ट के अंदर 100 से ज्यादा लोग पार्टी कर रहे थे। विस्फोट के बाद आग बहुत तेजी से फैली और कुछ ही मिनटों में पूरे रिजॉर्ट में आग लग गई और ज्यादातर लोग आग में झुलस गए। घायलों को 10 हेलीकॉप्टर्स और 40 एम्बुलेंसेस से अस्पताल पहुंचाया गया। अब तक इस विस्फोट और आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है और स्विट्जरलैंड की सरकार ने इस स्की रिजॉर्ट पर किसी भी तरह के हमले से इनकार किया है। एक चश्मदीद के मुताबिक यह आग एक मोमबत्ती से लगी थी जो लकड़ी की छत के बहुत करीब थी और यह भी बताया जा रहा है कि पटाखों में विस्फोट से यह आग लगी हो। हालांकि स्विट्जरलैंड में नए साल के सेलिब्रेशन के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लग चुका है। हर साल लगभग 30 लाख लोग इस स्की रिजॉर्ट में आते हैं। यह बड़ा लोकप्रिय स्की रिजॉर्ट है और इसका बार 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है और यह बार युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। इसी महीने की 30 तारीख को इसी स्की रिजॉर्ट में
स्कीइंग का वर्ल्ड कप भी होने वाला है। अब देखिए, स्विट्जरलैंड को दुनिया के सबसे आधुनिक देशों में से एक माना जाता है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से ये एक है। वर्ष 2024 में 2 करोड़ 15 लाख विदेशी पर्यटक स्विट्जरलैंड पहुंचे थे, जिससे स्विट्जरलैंड को 2,10,000 करोड़ रुपए की आय हुई थी। और वहां पर इस तरह की जो दुर्घटना हुई है वो वाकई में एक चिंता की बात है। स्विट्जरलैंड जो है अपनी स्विस चॉकलेट्स और घड़ियों के लिए भी बड़ा मशहूर है। अब आपको ईरान लेकर चलते हैं, क्योंकि ईरान इस समय महंगाई से बड़ा संघर्ष कर रहा है और इस महंगाई की वजह से वहां की जनता अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमारे देश में जब यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट आई और ये 90 रुपए के स्तर पर आया, तो आपने देखा होगा हमारे देश में बड़ा हंगामा हुआ था कि रुपए की कीमत जो है वो 90 तक पहुंच गई है एक यूएस डॉलर के। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसका बड़ा मजाक उड़ाया, भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर बताने की कोशिश की, ये कहकर कि यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है और अब तो ये 90 के भी पार चला गया है। लेकिन अब आपको हम ईरान की करेंसी रियाल की हालत के बारे में बताते हैं। ईरान के न्यूज चैनल प्रेस टीवी और वहां की न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक एक यूएस डॉलर की कीमत वहां पर 12,50,000 ईरानी करेंसी के बराबर हो चुकी है और ये गिरावट अभी थमी नहीं है। तो सोचिए, जो रियाल है वहां की करेंसी 12.5 लाख रियाल जो है वो एक यूएस डॉलर के बराबर है। अब ईरान के जेन जी यानी वहां के युवा और वहां के आम लोग और वहां के व्यापारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। ईरान की जनता वहां के सुप्रीम लीडर खमेनेई के आर्थिक नीतियों से पहले ही बड़ी नाराज है, क्योंकि ईरान में महंगाई बहुत ज्यादा है और लोगों के पास रोजगार नहीं है। ईरान का यह आंदोलन रविवार 28 दिसंबर को तेहरान से शुरू हुआ था और धीरे धीरे अब ये कई शहरों में फैल चुका है। कुछ शहरों में यह आंदोलन हिंसक भी हो गया और अभी तक इसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है। ईरान में प्रदर्शनकारी सरकारी बिल्डिंग्स और सरकारी दफ्तरों पर हमले भी कर रहे हैं। अब आपको हम ये समझाते हैं कि ईरान में यह आंदोलन क्यों हो रहा है। अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई है। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों की वजह से अमेरिका ने उस पर कई सख्त प्रतिबंध लगाए हैं और इनकी वजह से ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना कच्चा तेल बेचने में बहुत मुश्किल हो रही है। ईरान में रशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस भंडार है और पूरी दुनिया का करीब 12% कच्चा तेल ईरान में है। वर्ष 2023 में ईरान दुनिया में कच्चे तेल के उत्पादन में 9वें स्थान पर था और हर रोज 20 लाख बैरल कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता था। पहले दुनिया भर के देश ईरान से ही कच्चा तेल खरीदा करते थे, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध के बाद अब ज्यादातर तेल ईरान से सिर्फ चीन खरीद रहा है। इस समय ईरान के कुल कच्चे तेल एक्सपोर्ट का 90% हिस्सा चीन खरीदता है, लेकिन चीन भी बहुत कम दामों पर यह कच्चा तेल खरीद रहा है और चीन से जो पेमेंट है वो डॉलर में ईरान को नहीं मिलता और इससे भी ईरान की जो करेंसी है वो लगातार कमजोर हो रही है और वहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। भारत ने भी ईरान से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है और ईरान में पिछले साल अक्टूबर में महंगाई दर 48% से भी ज्यादा थी, जबकि पिछले साल नवंबर में हमारे देश में महंगाई दर 1% से भी कम थी। अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं, ईरान में महंगाई दर 48% और हमारे देश में महंगाई दर 1% से नीचे थी उस समय। ये दोनों देशों के बीच का अंतर है। दिसंबर 2025 में ईरान में खाने का सामान 70% से ज्यादा महंगा हो चुका है। वर्ष 2025 में ईरान में जीडीपी विकास दर सिर्फ 0.5% रह गया। उनका विकास दर आप देखिए, सिर्फ 0.5%,
जबकि हमारे यहां विकास दर जो है इस समय जीडीपी विकास दर 8.5% के आसपास है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं में बहुत गुस्सा है और ऐसे में जब ईरान की करेंसी में रिकॉर्ड गिरावट आई तो वहां के व्यापारी भी परेशान हो गए और दुकानें बंद करके ये भी सड़कों पर उतर आए। अब लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए ईरान के सेंट्रल बैंक के प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वर्ष 2022 के बाद ईरान में यह सबसे बड़ा आंदोलन है। उस समय ईरान की पुलिस ने हिजाब ना पहनने के आरोप में एक महसा अमीनी नाम की लड़की को गिरफ्तार किया था, जिसकी हिरासत में मौत हो गई थी और इसके बाद हिजाब के खिलाफ वहां पर एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन इस बार का आंदोलन हिजाब के खिलाफ नहीं है, धर्म के नाम पर नहीं है, धार्मिक पाबंदियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ईरान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। इसलिए यह आंदोलन पिछले आंदोलनों से बिल्कुल अलग है। पिछले साल जून में ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था। ईरान के लोगों की शिकायत है कि उनकी सरकार ना तो उन्हें सुरक्षा दे पा रही है और ना ही रोजगार दे पा रही है, जबकि लोगों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लग चुके हैं। ईरान की जनता को ऐसा लगता है कि उनके पास तेल और गैस का इतना बड़ा भंडार है, लेकिन प्रतिबंधों की वजह से वो ईरान जो है वो इनकी बिक्री नहीं कर पा रहा और इसके लिए लोग मौजूदा ईरान की सरकार को ही दोषी मानते हैं। वर्ष 1989 से अयतुल्ला अली खमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। उनका ईरान की सारी सैन्य और राजनीतिक शक्ति पर कंट्रोल है। खमेनी की धार्मिक नीतियों के खिलाफ अक्सर ईरान में विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ की जो नीतियाँ हैं उन्हें बहुत ही कट्टरपंथी नीतियाँ माना जाता है और ईरान का जो युवा है अब वो कट्टरपंथी सोच से आगे जाना चाहता है, वो प्रोग्रेसिव सोच की तरफ जाना चाहता है, उसे कट्टरपंथी पाबंदियाँ पसंद नहीं आ रही हैं। इसलिए ईरान में पिछले कई वर्षों से बहुत कुछ हो रहा है। पहले तो लोग इन धार्मिक बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं, वहाँ के लोग आज़ादी चाहते हैं, वहाँ के युवा, वहाँ की लड़कियाँ अब हिजाब के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया, फिर अमेरिका ने हमला कर दिया, फिर अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई और अब वहाँ के जो लोग हैं वो धर्म के नाम पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की वजह से, जब किसी की रोजी रोटी छिनती है, जब किसी के परिवार के पास खाने के लिए खाना नहीं होता, भोजन नहीं होता, रहने के लिए जगह नहीं होती, तो फिर लोग यही करते हैं। अब ईरान से आपको लेकर चलते हैं न्यूयॉर्क और आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर 34 साल के जोहरान ममदानी के शपथ ग्रहण की तस्वीर दिखाते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मेयर ने अपने पद की शपथ कुरान पर हाथ रखकर ली है। शपथ के दौरान ममदानी की पत्नी उनके साथ हाथ में कुरान लेकर खड़ी थी और यह अमेरिका में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के ऐतिहासिक सबवे स्टेशन सिटी हॉल में अपनी शपथ ली और जोहरान ममदानी आज फिर से लोगों के बीच दूसरी बार शपथ लेंगे। कल का जो शपथ ग्रहण समारोह था वो प्राइवेट था, वो निजी था, लेकिन आज वो एक और शपथ लेंगे। अब हम आपको दुनिया के दो अलग अलग और मशहूर शहरों के दो मेयर्स के बारे में बताते हैं। ये दोनों शहर हैं अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी और ब्रिटेन का लंदन शहर, और इन दोनों शहर के जो मेयर हैं वो मुस्लिम हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं। तो इसलिए आज दुनिया के दो बड़े शहर लंदन और न्यूयॉर्क ऐसे हैं जहां पर इस्लाम धर्म को मानने वाले जो प्रवासी लोग हैं वो मेयर बने हैं। दिलचस्प बात यह है कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी भारतीय मूल के मुसलमान हैं और लंदन के मेयर सादिक खान पाकिस्तानी मूल के मुसलमान हैं। अब आपको बताते हैं कि दोनों शहरों में किस धर्म के कितने लोग रहते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में 57% ईसाई रहते हैं, 8% यहूदी और सिर्फ 3% मुस्लिम रहते हैं, जबकि 28% ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते और जिन्होंने अपने धर्म के बारे में ना तो कहीं लिखा है ना कहीं बताया है। और लंदन में 40% ईसाई रहते हैं, 15% मुस्लिम रहते हैं और 5% हिंदू रहते हैं। तो यहां आप देखिए जो बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, ममदानी ने जब शपथ ली तो उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर यह शपथ ली है, जिसकी तस्वीरें आज आपके सामने हैं। आप इन तस्वीरों को जरा देखिए।
एक बड़ी मशहूर शायरी है, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। वैसे तो ये शायरी इश्क को लेकर कही गई थी, लेकिन आज ये शायरी उन लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठती है जो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो लोग ज़्यादा एंटीबायोटिक दवा खा रहे हैं उन पर अब इन एंटीबायोटिक दवाओं का असर भी कम हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमारे देश में एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करीब 50% बढ़ चुका है। आज लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए बिना डॉक्टर की सलाह लिए मेडिकल स्टोर से खुद ही एंटीबायोटिक दवा लेकर खा लेते हैं। हल्का बुखार हुआ या सर्दी खांसी और जुकाम हुआ तो बस किसी दोस्त या रिश्तेदार से कोई बात की और दवा ले ली। लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाइयों के इस्तेमाल से शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया धीरे धीरे इन दवाओं के खिलाफ मजबूत हो जाते हैं, यानी एंटीबायोटिक उन पर बेअसर होने लगती हैं। कई बार गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कुछ मरीजों पर भी एंटीबायोटिक दवा काम करना बंद कर देती हैं और इसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कहा जाता है। और ऐसे मरीजों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके ऊपर कोई एंटीबायोटिक दवा काम ही नहीं कर रही। यह परेशानी खास तौर पर उन मरीजों को ज्यादा होती है जो एंटीबायोटिक दवाओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 28 दिसंबर को अपने मन की बात कार्यक्रम में एंटीबायोटिक दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की थी। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहूंगा, मेडिसिन्स के लिए गाइडेंस और एंटीबायोटिक्स के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है। ये आदत आपकी सेहत को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होने वाली है। अब जरा सोचिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यक्रम में एंटीबायोटिक दवा के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, ये मुद्दा देश के सामने उठा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब लोगों को वाकई इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री की खास बात यह है कि वो लोगों के स्वास्थ्य की अक्सर बहुत चिंता करते हैं। इससे पहले आपको शायद दुनिया में ऐसे प्रधानमंत्री बहुत कम मिलेंगे जो कभी आपके मोटापे के बारे में भी बात करते हैं, कभी एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में बात करते हैं और लोगों को अक्सर सलाह देते रहते हैं कि कैसे फिट रखा जाए, कैसे अपने खाने में आप फ्राइड खाना कम कीजिए, तेल का उपयोग कम कीजिए। और अब प्रधानमंत्री का जो नया आह्वान है वो ये है कि आप एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल कम कर दीजिए। आजकल लोग जिस तरह एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपको बहुत परेशानी हो सकती है। ये बात ध्यान से सुनिएगा। जब आप एंटीबायोटिक्स का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो समय के साथ साथ इनका आपके शरीर पर असर होना कम हो जाता है। इससे शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। शरीर में मौजूद बैक्टीरिया धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि एंटीबायोटिक्स दवा उसके ऊपर बेअसर होने लगती है। एंटीबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया को भी मार सकती हैं, जिससे पेट और आंतों से जुड़ी बीमारियां आपको हो सकती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल आपके लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा एंटीबायोटिक दवाएं लेने से कुछ लोगों को त्वचा पर रैशेज, खुजली या एलर्जीज भी हो सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, ये दवाई क्या होती है। एंटीबायोटिक दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है। एंटी यानी विरोध या खिलाफ और बायोटिक यानी जीवाणु या जीव से संबंधित। यानी एंटीबायोटिक वो दवाएं होती हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवाणुओं के खिलाफ काम करती हैं और उन्हें नष्ट करती हैं। जब आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है, जब कोई बैक्टीरिया बहुत मजबूत हो जाता है और वो आपको बीमार कर देता है, तो उस पर हमला करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब आप इन्हें ज्यादा खाने लगते हैं तो आपके शरीर में जो बैक्टीरिया हैं उन्हें इनकी आदत पड़ जाती है और फिर वो इन्हें डिकोड कर लेते हैं। विज्ञान को लेकर कहा जाता है, साइंस ब्लेसेस वाइजली, कर्सेस ब्लाइंडली। इसका मतलब है अगर विज्ञान का इस्तेमाल समझदारी से किया जाए तो ये वरदान है, लेकिन अगर एक अंधे की तरह इसका इस्तेमाल किया जाए बिना सोचे समझे तो वही विज्ञान एक अभिशाप भी बन सकता है।
आज यही बात एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल पर सटीक बैठती है। मानव इतिहास के लंबे सफर में मेडिकल साइंस में कुछ ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। एंटीबायोटिक दवा भी एक ऐसा ही अद्भुत आविष्कार था। 20वीं सदी की शुरुआत में जब साधारण इन्फेक्शंस जैसे निमोनिया, टाइफॉइड या सामान्य घाव के बाद संक्रमण यानी इन्फेक्शन होता था तो लोगों की मौत हो जाती थी। वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। पेनिसिलिन नाम की दवाई का आविष्कार किया जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी। आज हर साल एंटीबायोटिक दवाओं की मदद से करोड़ों लोगों की जान बचाई जाती है, लेकिन अब एंटीबायोटिक के असर नहीं करने से भी हर साल लाखों लोगों की मौत हो रही है। यानी जिस एंटीबायोटिक दवा को लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया, उसके ज्यादा इस्तेमाल से अब वही दवाई बेअसर होने लगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वर्ष 2019 में एंटीबायोटिक दवाओं के असर नहीं होने से 12,70,000 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2021 में इनका असर न होने की वजह से 47 लाख लोगों की मौत हुई थी। WHO का दावा है कि वर्ष 2050 तक हर साल करीब 1 करोड़ लोगों की मौत एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होने की वजह से होगी। ये आंकड़े बताते हैं कि आज से 97 वर्ष पहले जिस एंटीबायोटिक दवा का आविष्कार एक रक्षा कवच के तौर पर किया गया था, आज उसके ज्यादा इस्तेमाल से यह रक्षा कवच ही अब कमजोर हो चुका है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करने वाले देशों में भारत दूसरे नंबर पर है। हमारे देश में वर्ष 2019 में 3 लाख लोगों की मौत एंटीबायोटिक दवाओं के असर न करने की वजह से हुई। भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल बढ़ने की कुछ बहुत बड़ी वजहें हैं। पहला, भारत में एंटीबायोटिक्स बिना प्रेस्क्रिप्शन के भी आसानी से बाजार में मिल जाती हैं। डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की आपको आवश्यकता नहीं है, इसलिए लोग आसानी से इन्हें खरीदते हैं और खा लेते हैं। आज जल्दी राहत पाने के लिए लोग एंटीबायोटिक दवा उनके लिए एक आसान विकल्प बन गया है और इसीलिए लोग बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। दूसरा, ज्यादातर एंटीबायोटिक दवाएं सस्ती होती हैं, इसलिए लोग इसे तुरंत इलाज के तौर पर इस्तेमाल करने लगते हैं। तीसरा, लोगों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध के खतरों को लेकर जागरूकता नहीं है, तो जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। चौथा, दवा बनाने वाली कंपनियां भी एंटीबायोटिक दवाओं का खूब प्रचार करती हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में आजकल हर कोई डॉक्टर बन चुका है। कभी गूगल से तो कभी चैट जीपीटी से लोग बीमारियों की दवा पूछते हैं और खुद ही अपना इलाज करने लगे हैं। आजकल जब परिवार के किसी एक व्यक्ति को एक बार किसी एंटीबायोटिक दवा से कुछ फायदा हो जाता है तो अगली बार बिना सोचे समझे वो दूसरे लोगों को भी वही दवा खाने की सलाह देने लगता है और नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना ही छोटी छोटी बीमारियों में एंटीबायोटिक दवा लेने की आदत पड़ जाती है और इन्हीं वजहों से भारत में एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दवाओं का इस्तेमाल कैसे रुके। इसके लिए आज हम कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहते हैं जिससे इनका इस्तेमाल कम हो सकता है, जिनके जरिए भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। पहला, सरकार को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक दवाएं देने पर पूरी तरह से रोक लगाने पर विचार करना चाहिए, यानी अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं तो एंटीबायोटिक दवा भी नहीं। दूसरा, लोगों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए ताकि उन्हें बेवजह एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करने के नुकसान की पूरी जानकारी हो। इसके लिए सरकार सोशल मीडिया, स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में विशेष कैंपेन चला सकती है। युवाओं में जागरूकता बढ़ेगी तो इसका असर पूरे समाज पर होगा। अगर आज हमने बिना जरूरत एंटीबायोटिक दवाएं खाना नहीं रोका तो कल साधारण बीमारियां भी आपके लिए जानलेवा बन सकती हैं। याद रखिए, समझदारी भरा इस्तेमाल ही एंटीबायोटिक को एक वरदान बनाकर रखेगा, वरना ये बेअसर होने लगेगी। और इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि नए साल के लिए आप ये प्रण लीजिए कि अब आप इस साल कम से कम एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करेंगे और अगर आप कभी करेंगे भी तो डॉक्टर के कहने पर ही करेंगे। इसके अलावा आपके लिए एक जानकारी ये भी है कि केंद्र सरकार ने निमोसुलाइड नाम की दवा पर रोक लगा दी है। इसकी 100 mg से ज्यादा की डोज की बिक्री पर रोक लग चुकी है। दर्द और बुखार कम करने वाली इस दवा को बनाने और बेचने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लग चुका है और स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस दवा
कि ज्यादा डोज से लिवर और किडनी को गंभीर नुकसान हो सकता है, इसलिए इस दवाई पर रोक लगाई गई है। आज हम आपको एक भारतीय कुत्ते के आध्यात्मिक सफर की कहानी सुनाना चाहते हैं। इस कुत्ते का नाम है आलोका, जिसका अर्थ है प्रकाश। ये नाम इस भारतीय कुत्ते को बौद्ध भिक्षुओं ने दिया है। आलोका की कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2022 से मार्च 2023 के बीच, जब बौद्ध भिक्षुओं का एक दल अमेरिका से 112 दिनों की शांति यात्रा पर भारत आया था। और इसी शांति यात्रा के दौरान कोलकाता की सड़कों पर इन भिक्षुओं की मुलाकात 2.5 साल के आलोका से हुई, जब आलोका कोलकाता की सड़कों पर भटक रहा था। भिक्षुओं को देखते ही आलोका को ऐसा लगा जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो, और वो बिना किसी न्योते के भिक्षुओं के सफर में शामिल हो गया। इन भिक्षुओं ने आलोका को रोकने की बहुत कोशिश की, उसे किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ने की भी बड़ी कोशिश की, लेकिन आलोका उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और फिर वो उनके साथ शांति और अहिंसा के सफर पर निकल पड़ा। आलोका ने भिक्षुओं के साथ बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और वैशाली जैसे कई पवित्र बौद्ध स्थलों की यात्रा की। लेकिन आलोका के लिए यह यात्रा आसान भी नहीं थी। रास्ते में कई कुत्तों ने उसे डराने की कोशिश की, वो बीमार भी पड़ा, कार से एक बार उसकी टक्कर भी हुई, लेकिन आलोका न तो डरा, न रुका, न घबराया। वो हर बार उठा और उन्हीं भिक्षुओं के साथ चलता रहा। बौद्ध भिक्षुओं का मानना है कि आलोका अपने पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों की वजह से इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल हुआ है। अब आलोका भारत से निकलकर अमेरिका में बौद्ध भिक्षुओं के साथ वॉक फॉर पीस का चेहरा बन चुका है। इन भिक्षुओं ने पिछले ही महीने आलोका का एक सोशल मीडिया अकाउंट भी शुरू किया, जिसमें इस अकाउंट को अब 73,000 से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं और आलोका के फॉलोअर सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहे हैं। इस समय आलोका अमेरिका में टेक्सास से लेकर व्हाइट हाउस तक की 3,700 किलोमीटर लंबी यात्रा कर रहा है। आलोका हर दिन इन भिक्षुओं के साथ पैदल चलता है और हर रात उन्हीं के साथ उनके टेंट में चटाई पर सोता है। हर सुबह उसी शांति के इरादे के साथ उठकर खड़ा हो जाता है। आज आलोका दुनिया के लिए शांति का प्रतीक बन चुका है। वो जहां भी जाता है लोग रुकते हैं, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और उस पर अपना भरपूर प्यार लुटाते हैं। जिसे कभी आवारा कहा गया, आज वही वर्ल्ड पीस डॉग बन चुका है। आज आलोका हर कदम के साथ अहिंसा और करुणा इस दुनिया के लोगों को सिखा रहा है। आलोका ने साबित किया है कि हमारे देश के देसी यानी इंडी डॉग्स भी विदेशी और महंगी नस्ल के डॉग से कम नहीं है। वो भी उतने ही समझदारी के साथ इंसान का साथ दे सकते हैं और पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। और आखिर में हम आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि नए साल में आप सभी इन बेजुबानों के लिए अपना बड़ा दिल दिखाइए, इन्हें सहारा दीजिए, इनकी तकलीफ और दर्द को समझिए और जितना हो सके इन्हें अपने जीवन में अपनाइए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कपिला पशु आहार की ओर से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। वादा है हमारा, साल बदल जाएगा
पर हम पर से आपका भरोसा हम कभी बदलने नहीं देंगे। आपको कुछ कहना है? क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और इस नए साल में खुद को एक गिफ्ट जरूर दीजिए। जिसे आपकी परवाह नहीं, उसे छोड़ दीजिए। नमस्कार।